हेलो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके खुद के चैनल प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट की नेक्स्ट वीडियो। और वो वीडियो क्या है, उस वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑफ एसिड्स। एसिड्स में की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत काम की है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस वीडियो में क्या भाई, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स के बारे में। वीक क्या और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है भाई, इसके बारे में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है ना। तो वो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड से इसे आपस में कंपेयर करते हैं, लेकिन आज समझेंगे कि इन दोनों में फर्क है। फिर पढ़ेंगे हम कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट, बताया मैंने। इन दोनों को आपस में इंटरलिंक कर लेते हैं और इससे क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो कंफ्यूजन को दूर कर देंगे। क्या है कंसंट्रेटेड, क्या है डाइल्यूट, अभी समझा दूं तो बस पतला और गाढ़ा समझ ले कि एक पतला होता है एक गाढ़ा होता है। वो क्या होता है देखेंगे थोड़ी देर में। फिर बात करेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है एसिड्स की, ठीक है, रासायनिक जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं अम्ल की, वो क्या है। तो उनमें हम देखेंगे क्या कि एसिड जब रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तब क्या होगा। जब एसिड रिएक्ट करेगा आपके मेटल कार्बोनेट या मेटल के बाइकार्बोनेट के साथ तब क्या होगा। या एसिड रिएक्ट करेगा तब जब बेस के साथ तब क्या होगा। या एसिड रिएक्ट करेगा मेटल के ऑक्साइड के साथ तब क्या होगा। ये सब चीज हमें पढ़नी है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स के बारे में। क्या है स्ट्रॉन्ग, क्या है वीक। तो ये वीक और स्ट्रांग का क्या पंगा है सर, क्या लड़ाई करवा के देख लें, इनमें दोनों में लड़ाई करवा दें, जो जीतेगा वो स्ट्रांग और जो हारेगा वो वीक। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं करना, लड़ाई से नहीं काम करना, आराम से प्यार प्यार से काम निकालना है। कैसे निकालना है भाई, हर किसी की स्ट्रेंथ को नापने का कुछ तो क्राइटेरिया होगा ना, कोई तो पैरामीटर होगा। तो क्या स्ट्रांग एसिड को भी मापने का कुछ पैरामीटर है। तो दिमाग में आएगा सर स्ट्रांग है या वीक है। एसिड को पता करने के लिए तो हम चख सकते हैं ना। अरे वो चखने के चक्कर में भाई अगर स्ट्रॉन्ग गलती से निकल गया तो जिससे चख रहे हो ना वो ही नहीं बचेगी। तो वो इंडिकेटर्स के बारे में हमने लास्ट टाइम बात कर ली थी। सारे इंडिकेटर्स याद करा रखे हैं भाई, बिना किसी टेंशन के। सारे रट गए होंगे, एक बार पढ़ाया होगा, सारे याद रहेंगे जिंदगी भर तक। पर लेकिन आपको जिंदगी भर याद रखने नहीं रखने, पेपर तक याद रहने, वो हमने करा दिए। एसिड के सोर्स को कैसे याद रखना है उसका तरीका भी करा दिया था, तो वो भी आपको याद रहेंगे। वो सारी हमने वीडियो डाल रखी है। अब इसमें देखेंगे हम कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। तो पैरामीटर के बारे में बात करें तो एक बात समझना, जैसे मान लो मेरे पास एक वीकर है। क्या है, मेरे पास एक वीकर है। इस वीकर में मैंने कुछ गोलियां डाल दी। क्या डाल दी, कुछ गोलियां डाल दी। और ये बीकर में क्या हुआ था, पहले से भरा हुआ था पानी। क्या था, पानी था। अगर ये पानी है और पानी से भरा हुआ बीकर में मैंने कुछ गोलियां डाल दी और वो गोलियां पानी में घुल जाए, क्या हो जाए, घुल जाए। घुल सकती है भाई, दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो पानी में घुल जाएंगी या फिर नहीं घुलेंगी। अगर मान लो घुल गई, और घुल भी कौन सी गई, कौन कौन सी घुली, सारी घुल गई। क्या हो गई, सारी घुल गई। अगर ये सारी घुल जाती हैं, एक तो ये केस बनेगा। एक केस बनेगा कि सर कोई भी गोली नहीं घुली, ये पानी में गोली डाल दी, पानी है ये भी पानी में, ठीक है, कोई नहीं घुली, घुली। और एक केस बनेगा, ऐसा भी बोल सकते हैं हम कि ये पानी था, इसमें गोलियां थी और इसमें क्या हुआ कि ये घुल गई, एक दो घुल गई, कुछ घुल गई। तब ये तीन केस बनेंगे भाई। हमें क्या करना है, या तो सारी घुल जाए या फिर कुछ घुले। इन दोनों पे काम करना है, इस पे काम नहीं करना भाई, इसे भूल जाते थोड़ी देर के लिए। ठीक है, हमें क्या करना है कि हमने क्या करा है, पानी लिया, पानी के बीकर लिए, उनमें कुछ गोलियां डाल दी और वो सारी घुल जाए, एक तो ये केस बनेगा। या इसमें से कुछ घुल जाए तो वो केस बनेगा। ये दो केस पे काम करना है। अगर ये सारी घुल जाती है तो इसी को मैं स्ट्रॉन्ग बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा, स्ट्रॉन्ग। और ये कम, अगर कुछ कुछ घुली है तो इसे बोल दूंगा वीक। अब बात करें अगर एसिड के बारे में, सर ये तो गोलियां थी पानी में घुल गई है ना, पर लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग और वीक की तो बात कर रहे हैं, लेकिन अगर इसमें एसिड जुड़ जाए तो, अगर एसिड जुड़ जाएगा तो अब समझ लेना कि इस पानी के बर्तन में आपने एसिड डाल दिया। क्या डाल दिया, एसिड डाल दिया। तो एसिड की गोलियां तो नहीं हो सकती। एसिड किससे बना होता है, मॉलिक्यूल से। तो एसिड के बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। अगर इन गोलियों को आप मान के चलें कि ये मॉलिक्यूल है, क्या है, मॉलिक्यूल। अगर ये मॉलिक्यूल्स है किसके हैं, एसिड्स के। अगर ये एसिड्स के मॉलिक्यूल हैं तो अगर ये सारे के सारे घुल जाएंगे तो क्या बना देंगे, स्ट्रॉन्ग। और एसिड के थे तो इसलिए एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर ये एसिड के ही मॉलिक्यूल है, कुछ घुलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वीक था। अगर हम इस एसिड डालते हैं, एसिड में कंपेयर करते हैं तो ये हो जाएगा वीक एसिड। ठीक है भाई, वीक एसिड हो जाएगा। कहने का मतलब, अगर हमने किसी पानी के बर्तन में अगर एसिड डाल दिया, वो सारे के सारे घुल गए,
कौन? उसके मॉलिक्यूल। और घुलने का मतलब सिंपल सा क्या है? डिसोसिएट हो जाना। क्या होना है? ब्रेक डाउन हो जाना। क्या हो जाना? या आयनाइज हो जाना। अपने आयंस के अंदर अगर ये घुलने के बाद अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं, तब हम बोलेंगे ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यहां पर देखेंगे तो ये पानी का बीकर था, हमने इसमें एक एसिड डाल दिया। एसिड डालने के बाद ये क्या हुआ है? ये ब्रेक डाउन हो गया है इसके मॉलिक्यूल। किसमें? अपने आयंस में। आयंस में क्या समझ लेते हैं। हमने ये बात तो समझ ली होगी ना कि भाई एसिड कौन से होते हैं? जो पानी में डालने के बाद H+ आयंस देते हैं, उनको हम एसिड बोलते हैं। लेकिन अगर सारे के सारे मॉलिक्यूल H+ आयन देंगे तो वो एसिड तो होगा, लेकिन कौन सा हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे मैंने डाला HCl डाल दिया, तो ये ब्रेक डाउन हुआ किसमें? H+ में और Cl नेगेटिव में। ठीक है भाई, ये ब्रेक। दूसरा अगर मैंने डाल दिया HNO3, मैंने डाल दिया, अब ये ब्रेक डाउन हो गया H+ और साथ में क्या है? NO3 नेगेटिव। तो ये आयंस में टूट गया भाई। किसमें? आयंस में। तो ये मेरे पास H+ दे रहा है, H+ दे रहा है, तो इसका मतलब एसिड है। लेकिन सारे के सारे मॉलिक्यूल अगर H+ देंगे तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। तो यही है। यहाँ पर एक बार देख लेते हैं डेफिनेशन भी। स्ट्रॉन्ग एसिड इज वन दैट कंप्लीटली और ऑलमोस्ट कंप्लीटली, या तो सारे के सारे या लगभग सारे के सारे, डिसोसिएट्स इनटू आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन तो अपने आयंस में अगर ब्रेकडाउन हो जाते हैं, डिसोसिएट्स हो जाते हैं अगर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, दैट मींस नियरली एवरी एसिड मॉलिक्यूल डोनेट्स इट्स प्रोटॉन या H+। अब ये प्रोटॉन्स और H+ को क्या, इसे क्या मतलब बताते हैं भाई? H+ को प्रोटॉन क्यों बोला गया, समझ लेते हैं। मेरे पास अगर ये हाइड्रोजन था तो मेरे पास एक तो यहां पर क्या होगा? प्रोटॉन होगा, एक मेरे पास इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन होगा। अब होता क्या है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, अब इलेक्ट्रॉन चला गया और इस पे क्या बचा भाई? इस पर था, ये बस प्रोटॉन बचा होगा, और इसीलिए इस पर चार्ज क्या आ गया? प्लस का आ गया। तो कह सकता हूं यहां पर तो इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन था, एक प्रोटॉन था, इलेक्ट्रॉन चला गया तो सिर्फ क्या बचा? प्रोटॉन, और इसीलिए H पे एक प्लस का चार्ज आ गया। तो हम इसी को H+ को ही क्या बोल देते हैं? प्रोटॉन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? प्रोटॉन। तो इसका मतलब इस कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, चाहे तो H+ बोल दे या प्रोटॉन बोल दे, बात एक ही है। तो यहां पर भी प्रोटॉन या H+। तो बात समझ में आई ये बात? तो सारे के सारे अगर दे देंगे तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग। अब कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स हमारे पास हैं, जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोब्रोमिक, पर लेकिन सारे के सारे याद करने की जरूरत नहीं है। क्लास 10th में आप याद कर लेना कौन से? HCl, नाइट्रिक एसिड और आपका सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, H2SO4, ये याद कर लेना, ये काम की चीज है। बाकी हम अगर बात करें वीक की तो बिल्कुल उसका उल्टा है। कैसे उल्टा है? जैसे मान लो मेरे पास एक बीकर था, मैंने उसमें कुछ एसिड डाल दिया, पहले से पानी था, एसिड डाल दिया। एसिड डालने के बाद होगा क्या? एसिड डालने के बाद उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक डाउन होने की कोशिश करेंगे। एक तो सारे के सारे ब्रेक डाउन, एक कौन सा था? कुछ हो जाए, तो उसमें से कुछ हो जाए। मान लो मेरे पास ऐसा कुछ था, कलर दूसरा ले लेता हूँ। ठीक है, ये ले लेते हैं। तो मेरे पास ये थे मॉलिक्यूल, मान लेते हैं ये थे मॉलिक्यूल एसिड्स के। ठीक है जी, इसमें से कुछ ब्रेक डाउन हो गए। कुछ कौन कौन से ब्रेक डाउन हो गए? मान लेते मैं कह देता हूं कि चलो ये ब्रेक डाउन, एक तो ये ब्रेक डाउन हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे ब्रेक डाउन हो गए। ये आयंस में टूट गए, बाकी नहीं हुए। बाकी नहीं हुए तो इसका मतलब क्या होगा? ये होगा वीक एसिड। ठीक है, वीक एसिड क्या होते हैं? जनरली हम उन्हें खा भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली नहीं है। और जनरली क्या होते हैं? वो हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। जैसे यहां पर हम देखें, एग्जांपल के तौर पे देखें तो एसिटिक एसिड, जो कि हमें विनेगर में पाया जाता है ना, चाउमीन वगैरह बनाते हैं ना, उसमें पाया जाता है। कार्बोनिक एसिड, अच्छा इनके एसिड, सोर्स ऑफ एसिड्स को हमने पढ़ लिया है, मैंने पहले बता दिया है। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो जरूर देख लें वीडियो, एक बार देखोगे सारे सोर्स ऑफ एसिड जो हैं वो याद हो जाएंगे आपको, आपके जिंदगी भर तक के लिए। ठीक है, तो वीडियो देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल अगर हम देखें वीक एसिड को, अगर डेफिनेशन से समझे तो ए वीक एसिड इज एन एसिड दैट डज नॉट कंप्लीटली आयनाइज या डिसोसिएट्स इन वाटर। हमने बोला ना, कंप्लीटली नहीं टूटते, नहीं आयनाइज होते। ठीक है, तो वो क्या होंगे? वीक एसिड्स होंगे। दैट मींस ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल, मतलब कुछ उसका भाग, मॉलिक्यूल का कुछ भाग जो रिलीज करता है हाइड्रोजन आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। जब पानी में डाला जाता है तो कुछ भाग उसका H+ आयन रिलीज करता है। हम ऐसे एसिड्स को क्या बोलेंगे? वीक एसिड्स बोलेंगे। एग्जांपल हम देख चुके हैं। डन, बात समझ में आई? चलो अब बात करेंगे हम कंसंट्रेटेड क्या होता है सर। कंसंट्रेटेड, तो बहुत बच्चों को ऐसा लगता है सर कंसंट्रेटेड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और अगर डाइल्यूट होता है वीक होगा। भाई दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। समझ लेते हैं क्या फर्क है।
कंसंट्रेटेड को मैं अगर बोलता हूं तो इसे मैं ये बोल सकता हूं गाढ़ा। क्या बोल सकता हूं? गाढ़ा। ठीक है, और इसे बोल सकता हूं पतला। अब वो पतला का मतलब वो वाला मोटू पतला वाला नहीं रहे, पतला। पतले का मतलब वो पतला। जैसे आपने घर में दूध पीते हो ना, दूध पीते हो, ठीक है, जैसे आप दूध पीते हो तो दूध, एक गिलास है दूध, आपने वो पी लिया, एक तो वो है। एक क्या करा, आपने दूध डाला थोड़ा सा और उसमें पानी भर दिया तो वो पी लिया। ठीक है, जैसे मान लो मैंने कहा एक गिलास है हमारे पास, इसमें दूध था, प्योर दूध। क्या था? प्योर दूध था। ठीक, और एक बड़ा बर्तन लिया हमने, इसमें ये गिलास अगर मान लो इतना दूध डाल दिया मैंने, ये मान लो दूध है, और ये डाल दिया मैंने पानी। पानी डाल देते हैं भाई इसमें, तो ये भर गया पूरा पानी से, गिलास तो भर गया बड़ा, ये पानी था। तो अब क्या कर दिया हमने, दूध में पानी डाल दिया, और दूध में पानी डालने के बाद क्या होगा, दूध पतला हो गया। ये पतला हो गया ना, इसी को हम बोलते थे डाइल्यूट। क्या बोलते थे? डाइल्यूट। समझ में आई बात? जो प्योर दूध था वो क्या हो गया, वो कंसंट्रेटेड था। अब बात आ जाए एसिड की, तो इसमें एसिड को ऐड कर दो। कैसे? डाइल्यूट का मतलब क्या हुआ, अगर एसिड में पानी मिला दिया आपने, एसिड में पानी मिला दिया तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा डाइल्यूट एसिड। और एसिड जो आपका क्या बोलते हैं, कंसंट्रेट का मतलब है उसमें पानी नहीं है। ठीक है, अगर हम देख ले यहां पर देखें, कंसंट्रेटेड एसिड इज एन एसिड दैट कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड। एक ऐसा एसिड जिसमें ज्यादा मात्रा एसिड की है, तो वो होगा क्या, कंसंट्रेटेड एसिड। और अगर डाइल्यूट की बात करें, डाइल्यूट एसिड मींस एन एसिड दैट हैज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डिसॉल्व इन अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा पानी में कम से कम मात्रा अगर हम डाल देते हैं किसकी, एसिड की, तो वो हो जाएगा डाइल्यूट। ठीक है, डाइल्यूट, या हम कह सकते हैं पतला, या सांद्र, और हम बोलते हैं तनु। ठीक है, अच्छा, अगर मैं अब इनसे हम कंपैरिजन करें, जैसे अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर डाइल्यूट है ना तो वो होगा वीक एसिड, और जो कंसंट्रेटेड है ना वो होगा हमारे पास क्या, वो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसा बिल्कुल नहीं है, गलतफहमी में मत रहना। अब यहां पर देखते हैं, कंसंट्रेशन इज अबाउट क्वांटिटी। कंसंट्रेशन का मतलब है क्वांटिटी से, नॉट स्ट्रेंथ। कैसे समझेंगे? जैसे मान लो मेरे पास ये डाइल्यूट है, डाइल्यूट का मतलब क्या है, ज्यादा पानी है और एसिड की जो है मॉलिक्यूल्स बहुत कम है, और ये कंसंट्रेटेड, पानी से ज्यादा एसिड दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या डाइल्यूट हमेशा वीक एसिड होगा या कंसंट्रेटेड हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। समझते हैं, जैसे मान लो ये मेरे पास पानी से भरा हुआ था और इसमें एसिड के कुछ मॉलिक्यूल डाल रहे हैं, ये मॉलिक्यूल से अगर ये ब्रेक डाउन हो जाए, है ना, ये ब्रेक डाउन हो जाए, या मैं कहता हूं ये भी ब्रेक डाउन हो जाए, सारे के सारे ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है, सारे के सारे कन्वर्ट हो जाए अपने आयंस में। ठीक है, तब इस एसिड जो पड़ा था इसके अंदर, वो सारे के सारे अगर ब्रेक डाउन हो गए अपने आयंस के अंदर, जो H+ रिलीज कर रहे हैं, तब इस एसिड को क्या बोलेंगे हम? अभी तो समझा सर, कि सारे के सारे अगर मॉलिक्यूल किसी एसिड के पानी में डालने के बाद अगर H+ आयन दे देंगे या अपने आयंस में टूट जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसके अंदर जो पड़ा एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा कि नहीं होगा? सर होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग के साथ साथ ये क्या है, डाइल्यूट भी तो है, पानी ज्यादा था सर। तो समझ पाए, डाइल्यूट और स्ट्रॉन्ग दोनों अलग अलग चीजें हैं भाई। यहां पर मैं मान के चलता हूं, इस ये क्या है, कंसंट्रेटेड एसिड था, इसका मतलब पानी बहुत कम था, उसके मुकाबले एसिड ज्यादा था। ठीक है, लेकिन मैं बोलता हूं ये एसिड जो है पानी में डालने के बाद ब्रेकडाउन तो होने चाहिए। अगर ब्रेकडाउन हुए तो मान लो ये टूट गया, ये टूट गया, ये टूट गया, ये टूट गया, पर लेकिन मैक्सिमम ऐसे मॉलिक्यूल हैं इस एसिड के जो ब्रेकडाउन नहीं हुए, जो आयंस में अपने ब्रेकडाउन नहीं हुए, तो उनको क्या बोलेंगे? वो तो वीक एसिड होने चाहिए ना सर। तो ये तो सर वीक एसिड होने चाहिए, ये तो वीक एसिड होने चाहिए ना सर। हाँ जी सर, क्योंकि सारे के सारे नहीं टूट रहे, पार्सली डिसोसिएट हो रहे हैं। अगर ऐसा है तो वीक एसिड होना चाहिए, लेकिन है क्या, कंसंट्रेटेड। तो समझ पाए, तो कंसंट्रेटेड और वीक का मतलब थोड़ा फर्क होता है। कंसंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग अलग है, वीक और डाइल्यूट का मतलब अलग है, बस इतना समझ लेना। तो इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, तो आज के बाद उम्मीद करूंगा कि आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है भाई, आ जाते हैं अगला। अब हम बात करते हैं व्हाट इज डाइल्यूशन। सर डाइल्यूशन तो समझ में आ गया सर, पतला करना होता है। पतले को इतने भी समझ में आ गया सर कि हमने क्या करना है, हमने पानी मिला देना है एसिड में। ठीक है, पानी मिला देना है एसिड में, बस यहां कहते ही गलत हो गया। क्यों? क्योंकि एसिड में पानी नहीं मिलाना भाई, पानी में एसिड मिला देना है, ये सही होगा। सर क्यों, ऐसा क्या? देखो भाई, एसिड है आपके पास, एसिड, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, वो वीक भी हो सकता है, कुछ नहीं पता हमें। अब मान लो अपने पानी मिलाया, ठीक है, पानी मिलाया, जब पानी मिलाएंगे तो एसिड की मात्रा ज्यादा है। क्या है? एसिड की मात्रा हमारे पास ज्यादा है। अगर एसिड ये पूरा है और इसमें पानी डाला,
तो पानी की कुछ बूंदे जाएंगी, तो पानी की बूंदे जाएंगी और एसिड की मात्रा ज्यादा है, उस पानी की बूंद को क्या करा, जला देगा, और वहां पर एक बहुत ज्यादा ब्लास्ट भी हो सकता है। ब्लास्ट होने से ये बीकर भी टूट सकता है, बीकर टूटने से एसिड आपके ऊपर आ सकता है, आपके कपड़े जल सकते हैं, आपकी स्किन जल सकती है, इवन आंखों में जा सकता है, बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकती है। तो सर कैसे करेंगे फिर डाइल्यूट? डाइल्यूट तो करना है, आपने बताया डाइल्यूट है, डाइल्यूट करना है, डाइल्यूशन है। तो अब क्या कर सकते हैं हम एसिड में पानी ना डालें, हम क्या करेंगे, पानी में एसिड डालें। तो ये बर्तन क्या कर सकते हैं हम कह रहे हैं कि भाई पूरा की पूरा बर्तन भर लो, मतलब कि पूरा क्या, इसमें पानी भर लो, अब इसमें एसिड डालो। अब अगर एसिड डालेंगे तो एसिड की जैसी बूंद जाएगी, एसिड इतना है, पानी बहुत ज्यादा है, पानी जाने के बाद क्या होगा, और साथ के साथ इसके देखो, इसके दीवारों के साथ धीरे धीरे करके डालना एसिड, और इसे घुमाते रहना, घुमाते रहोगे तो क्या होगा, इस छोटी सी एसिड की बूंद जब इतने पानी में जाएगी और पानी में घूम जाएगी, तो पानी के अंदर कैपेसिटी होती है क्या, हीट ऑब्जर्व करने की, तो वो इसे डिवाइड कर देगी इस हीट को, और इससे क्या होगा, बीकर आपका गर्म नहीं होगा, गर्म नहीं होगा तो फटने के चांस कम होंगे और आपका रिस्क कम हो जाएगा, आप एसिड से दुर्घटना होने वाली जो दुर्घटना होगी उसका रिस्क कम हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से धीरे धीरे हम डाइल्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये लिखना है तो लिख भी सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि पेपर में तो आपको लिखना पड़ेगा, समझ तो गए हो। तो डाइल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड बाय एडिंग वाटर। तो बता दिया कि डाइल्यूशन या पतला करना क्या होता है भाई, आपने एसिड में पानी मिला दिया, पर सही बात तो ये है कि पानी में एसिड मिलाया है। ठीक है, इट्स कॉमनली डन इन लैब और प्रिपेयर सॉल्यूशंस ऑफ डिजायर्ड स्ट्रेंथ ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ क्लीनिंग। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमें जो डिजायर, हमारे पास जो कंसंट्रेशन चाहिए, हम उसमें पानी मिलाकर काम चला सकते हैं। तो अब यहां पर हमें बता रखा है भाई क्या है कि वाई यू मस्ट एड एसिड टू वाटर, not water to acid, जो मैंने बताया, when water is added to the concentrated acid, a large amount of heat is released suddenly, which can cause the mixture to the splash or even boil violently। तो हमने बताया भाई अगर जैसे आप एसिड के अंदर पानी मिलाओगे तो वो बहुत ज्यादा वायलेंटली हो सकता है, वो स्प्लैश कर सकता है, जिससे आपको डैमेज हो सकते हैं। एडिंग एसिड टू वाटर अलाउ द हीट टू डिसिपेट more gradually, reducing the risk of burn और एक्सप्लोजन। ये सब हमने बता दिया है कि आपको क्या करना है, पानी में एसिड को मिलाना है, वो भी घुमाते घुमाते। ठीक है, ऐसे कर ये सब चीज। अब आती है बात जो इसका मेन टॉपिक है। वो मेन टॉपिक क्या है भाई, आपको केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है एसिड्स की, तो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो पढ़ने, रासायनिक गुण है एसिड्स के वो पढ़ने। तो सबसे पहला गुण क्या है कि रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स। तो मेटल के साथ एसिड का रिएक्शन क्या है, तो हम ले लेते हैं कोई मेटल, जैसे मैंने लिया जिंक। ठीक है, जिंक मेटल है, सॉलिड फॉर्म में है भाई, रिएक्शन करा देते हैं H2SO4 के साथ, और ये क्या है, एक्वस है। ध्यान करना ये डाइल्यूट फॉर्म में होना चाहिए, क्या है, डाइल्यूट फॉर्म है भाई। और डाइल्यूट कैसे करा, अभी समझ लिया, पतला है, रिएक्शन कराई, और रिएक्शन कराने के बाद क्या हुआ, ZnSO4 एक्वस फॉर्म में है, और साथ में निकली है गैस, हाइड्रोजन गैस, ये गैस फॉर्म में है। डन। दूसरा अगर मैं और कुछ लेना चाहें तो हम ले सकते हैं, मैग्नीशियम ले ले, ये क्या है, सॉलिड है, रिएक्शन कर देते हैं, मान लेते हैं HCl के साथ, डाइल्यूट फॉर्म है, ये भी डाइल्यूट फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा, MgCl2 जो कि एक्वस फॉर्म में पाया जाएगा, और साथ में क्या पाया जाएगा, हमारे पास हो जाएगा ये हाइड्रोजन गैस। तो एक बात समझ में आई कि हमने रिएक्शन देखा सर, रिएक्शन देखा, ये रिएक्शन में क्या दिखाई दिया है हमारे पास, ये एक तो MgCl2 और हाइड्रोजन गैस, इधर देखा हमने, तो ये क्या है, यहाँ पर ZnSO4 और साथ में हाइड्रोजन गैस। तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास अगर कोई मेटल है, मेरे पास कोई मेटल है, और मैं उसे डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा हूं, ठीक है, एसिड के साथ रिएक्ट करा रहा हूं, तो मेरे पास क्या निकलेगा, एक मेरे पास निकलेगा सॉल्ट, और मेरे पास निकलेगा हाइड्रोजन गैस। हाँ कि ना, समझ भाई, सॉल्ट निकलेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, इसे हम बोलते हैं लवण और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस को तो H2 से ही समझ लो, तो ये निकलेगा। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं, यहां पर लिख सकता हूं भाई ये चीज कि मेरे पास जब भी रिएक्शन होगा किसी एसिड का मेटल के साथ, तो हमारे पास एक तो निकलेगा सॉल्ट जो कि लवण होता है, और एक निकलेगा क्या हमारे पास, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये बात समझ में आई। अच्छा, ये कैसे बना ZnSO4, ये क्या है, वो सब मैं पहले टॉपिक में, पहले चैप्टर में करा चुका हूं, बहुत डीपली पढ़ा है हमने। जिनको नहीं समझ में आया वो पहला
टॉपिक देख लेना, पहले वीडियोस देखना, काफी वीडियो डाली है, बहुत बेसिक से समझाया है, वहां आप बार बार समझाया तो आपको चीजें समझ में आ गई। ठीक है, अब मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि भाई ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, याद करोगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये ZnSO4 कैसे बना, क्योंकि ये जो जिंक है हमारा हाइड्रोजन से ऊपर वाली मेटल है, और रिप्लेस करने के लिए डिस्प्लेसमेंट हमने ये हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या करा है कि हाइड्रोजन से ऊपर वाली गैस, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी उसके हिसाब से हुआ है, वो सब हम बात कर चुके हैं। फिलहाल आज के इस टॉपिक में हम आगे की बात करें। तो यहां पर हमारे पास ये चीज निकल गया भाई कि जब भी मेटल का रिएक्शन होगा हमारे एसिड के साथ, तो हमारे पास दो चीज निकलेंगे प्रोडक्ट के रूप में, एक निकलेगा सॉल्ट, दूसरा निकलेगा हाइड्रोजन गैस। अब बात आती है हाइड्रोजन गैस निकलेगी, सर इसका कैसे कंफर्मेशन होगा कि जो गैस निकलने वाली है वो हाइड्रोजन ही है? उसको बताने के लिए भाई क्या होगा कि आपको एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट जैसे आप इस इमेज में देख रहे हो कि भाई जैसे यहां से क्या निकल रहा है, देखो जिंक है, जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल रखे और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड डाली, डालने के बाद यहां से क्या हुआ, एक जो निकलने वाली गैस है हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन है ये पता कैसे चलेगा, यहां ले लिया सोप सोल्यूशन, मतलब पानी लिया, उसमें साबुन का मिला दिया। अब यहां से जैसी गैस निकलेगी तो ये बबुले निकलेंगे, है ना, बुलबुले, बबल्स निकलेंगे, इनमें हाइड्रोजन गैस होगी। तो साथ में क्या करा इन्होंने, मोमबत्ती लगा दी, मोमबत्ती लगाई तो ये बुलबुले जो हैं इनके आगे, बबल्स के आगे लगाया तो ये फटा, और फटने के बाद एक आवाज आई, और वो क्या थी, पॉप साउंड। क्या था, इस तरह से पॉप साउंड की आवाज, इसी को बोलते हैं हम हाइड्रोजन गैस। अगर आपके पास हाइड्रोजन गैस है, आपने उसे जलती हुई बर्निंग सिलेंडर लगा दी, सिलेंडर का मतलब है कोई भी तिल्ली, चाहे वो माचिस की हो, आपने माचिस की तिल्ली लगा दो, मोमबत्ती लगा दो, जलता हुआ कोई तिल्ली लगा दो, जब लगाओगे तो वहां पर पॉप साउंड के साथ वो जलेगी। अगर पॉप साउंड रिलीज होता है, क्रिएट होता है, तो समझ लेना वो जो गैस है वो कौन सी होगी, हाइड्रोजन गैस होगी। क्या बात समझ में आई? क्वेश्चन पूछ लेता है, तो लिख रहा है टेस्ट फॉर द हाइड्रोजन गैस व्हेन ए बर्निंग मैचस्टिक्स इज ब्रॉट नियर द गैस इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। जब भी हम माचिस की तिल्ली इस गैस के सामने ले जाएंगे तो वो पॉप साउंड के साथ जलना शुरू कर देगी। दूसरा रिएक्शन अगर हम देखें तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, तो कौन सी है भाई, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ। अब एक बार देख लेते हैं, समझते हैं पहले तो। जैसे मेटल कार्बोनेट लिया मैंने, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है भाई, Na2CO3, ये क्या है, सॉलिड फॉर्म है। रिएक्शन करा दिया हमने किसके साथ, मान लेते हैं हमने HCl के साथ करा दिया, और ये कौन सा है, डाइल्यूट के साथ है, डाइल्यूट है, ठीक है। रिएक्शन कराया, रिएक्शन कराने के बाद क्या बन गया मेरे पास, एक तो बना NaCl जो कि एक्वस फॉर्म में होगा, साथ में बनेगा H2O, और साथ में बनेगा CO2 गैस, ये लिक्विड में, ठीक है, ऐसे डन। ये मेरे पास निकल गया। एक और ले लेते हैं हम, जैसे कि मैंने लिया कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी सॉलिड फॉर्म में है, और रिएक्शन करा दिया मैंने, मान लेते हैं HCl के साथ ही, ठीक है। ये मेरे पास एक्वस फॉर्म में है, रिएक्शन होगा तो कैल्शियम क्या हो जाएगा, क्लोराइड, CaCl2 जो कि एक्वस फॉर्म में होगा, प्लस फिर निकलेगा H2O जो कि लिक्विड फॉर्म में, और साथ में CO2 गैस, ठीक है। अब अगर मैं गौर से इसे देखूं तो सर जी मेरे पास निकला क्या, एक तो CaCl2, ये चीज और ये चीज, देखो यहां पर CaCl2 और NaCl, यहां पर वाटर, यहां पर भी वाटर, यहां पर CO2, यहां पर भी CO2। कहने का मतलब एक बात समझ में आ गई कि ये क्या है सर, ये है सॉल्ट, क्या है, सॉल्ट, यहां पर ये सॉल्ट है, और साथ में पानी और CO2 तो निकल रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि जब भी हमारे पास मेटल कार्बन के साथ रिएक्शन होगा तो मेरे पास निकलने वाले क्या होंगे प्रोडक्ट, एक तो सॉल्ट होगा, साथ में होगा हमारे पास H2O, साथ में हमारे पास होगा CO2 गैस, ठीक है, ये प्रोडक्ट निकलेंगे। दो रिएक्शन देखे, एक मेरा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम मेटल होता है, कार्बोनेट मतलब मेटल का कार्बोनेट, कैल्शियम मेटल होता है, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब कि मेटल का कार्बोनेट, रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ, एसिड के साथ। तो इसका मतलब है मेटल कार्बोनेट जब भी किसी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो उसमें एक सॉल्ट बनेगा, एक वाटर बनेगा, एक CO2 गैस बनेगी। तो मैं इस निष्कर्ष पे पहुंच जाता हूं कि जब भी हमारे पास एसिड और मेटल का कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगा तो सॉल्ट, पानी और CO2 गैस रिलीज होगी, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। मैं कहता हूं चलो भाई NaSCO3, ठीक है, ये ले लेते हैं, ये सॉलिड है, ठीक, और इसमें डाल देते हैं हम क्या, इसमें भी चलो HCl डाल देते हैं, ठीक, ये एक्वस फॉर्म में रिलीज होगा।
अब अगर रिएक्शन देखते हैं तो यहां पर भी क्या बनेगा, NaCl जो कि एक्वस फॉर्म में है, फिर बनेगा वाटर जो कि क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, और फिर बनेगा CO2 गैस जो कि गैसेस फॉर्म में है। ठीक, ये बनेगा। अब अगर गौर से देखोगे तो सर इन दोनों में फर्क क्या है जी, यहां पर सोडियम कार्बोनेट था या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। अच्छा, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं इसे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। या इसे बाई कार्बोनेट भी बोल दो, बात एक ही है, बाई कार्बोनेट बोल दो, ठीक है। क्योंकि सोडियम का था, सोडियम लगा देना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट, बात एक ही। तो इनमें रिएक्शन कराया हमने मेटल के साथ, वो एसिड के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट का या सोडियम कार्बोनेट का जब भी हमने एसिड के साथ रिएक्शन कराया तो इसमें देखना कोई इन प्रोडक्ट में कोई फर्क आ रहा है क्या, यहां भी NaCl, यहां भी NaCl, सर यहां भी वाटर, यहां भी वाटर, यहां भी कार्बन डाइऑक्साइड, यहां भी कार्बन डाइऑक्साइड। कहने का मतलब ये आया कि सर चाहे तो वो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन हो, क्या हो, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन हो, और चाहे वो मेटल बाइकार्बोनेट के साथ हो, रिएक्शन हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी हमारे पास प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट सेम ही होगा। फिर से दोबारा से, एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ अगर रिएक्शन हो तो हमारे पास कोई फर्क नहीं होगा, हमारे पास जो भी निकलेगा प्रोडक्ट वो सेम ही रहेगा, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमने यहां पर समझी। कोई दिक्कत वाली बात, ठीक, ठीक है। आगे अब देखते हैं भाई, अच्छा यहां पर अगर देखोगे तो गौर से कि आपके पास यहां पर निकल रहे हैं भाई, ये मेरे पास CO2, ये मेरे पास CO2, ये मेरे पास CO2, और ये मेरे पास CO2। तो CO2 गैस निकल रही है सर, इसका कैसे कंफर्म करें कि जो निकलने वाली गैस है वो CO2 है। उसके लिए हमें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, वो क्या है समझ लेते हैं। चलो भाई देख लेते हैं एक बार, CO2 गैस के हम चेक करते हैं, CO2 गैस को चेक करना है क्या निकलने वाली गैस जो CO2 है कि नहीं है। सबसे पहले मैं आपको एक रिएक्शन समझाता हूं। मैंने लिया कैल्शियम ऑक्साइड, क्या लिया, कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड फॉर्म में, ठीक है भाई। उसमें हमने क्या करा, वो डाल दिया हमने पानी में, और रिएक्शन होने के बाद हमारे पास क्या आ गया, एक आ गया हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एक्वस फॉर्म में होता है, समझ में आया। अच्छा ये कौन सी है, व्हाइट वॉश की रिएक्शन समझा रहा हूं, व्हाइट वॉश की रिएक्शन है भाई, बहुत काम की चीज है भाई, बहुत काम की चीज, हर साल पेपर में किसी ना किसी फॉर्म में पूछा गया है। अब बोल रहे हैं सर, कुछ बच्चों को मन में आ रहा होगा सर कहाँ CO2 गैस को चेक करने का मतलब सीखना था, लेकिन आप कराने लग गए व्हाइट वॉश की, समझ में आ जाएगा सब कुछ। ये रिएक्शन बहुत काम की है, और इसी रिएक्शन के थ्रू मैं आपको वो CO2 को चेक करने का भी मतलब समझा दूंगा, लेकिन आप बस, आपका काम है समझना, सुनना, बस देखते रहो, उसके बाद सब चीजें समझ में आ जाएंगी, सब चीज क्लियर हो जाएंगी। ये दिवाली का टाइम चल रहा है, दिवाली के टाइम पे आपने देखा होगा हार्डवेयर की दुकानों पर डिस्टेंबर की बाल्टियां रखी रहती हैं, ठीक है, पुट्टियों के कट्टे रखे रहते हैं, और साथ में एक देखोगे तो एक कट्टा होगा जो मिट्टी कलर का, मतलब मिट्टी जैसा होता है, व्हाइट कलर का, ठीक है, वो बहुत सस्ता भी होता है। अब लोग इसे घर ले जाते हैं, और ले जाने के बाद पानी में डालते हैं, क्या करेंगे, सबसे पहले पानी में डालेंगे, पानी में डालते ही एक विग्रसली रिएक्शन होगी, बहुत तेज रिएक्शन होगी, और तेज रिएक्शन से क्या होगा, तेज रिएक्शन होने के कारण बहुत सारी हीट रिलीज होगी, और धीरे धीरे क्या होगा, ये बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। अब हम आगे पढ़ेंगे कि भाई ये क्या है, कैल्शियम मेटल होता है, ऑक्साइड है, तो मेटल ऑक्साइड को हम पानी में डालते हैं तो बना देता है मेटल का हाइड्रोक्साइड। ये चूना था जो दुकान से लेके आए थे आप, चूना, और ये पानी में डाल दिया था, चूना पानी हो जाएगा भाई, हाँ कि ना, चूना पानी। और ये ट्रांसपेरेंट होता है, क्या होता है, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब इसकी आप में वो लेके ब्रश लेके आप दीवारों पे पुताई कर दोगे, इस पे व्हाइट वॉश कर दोगे। आजकल तो फिर बता रहा हूँ डिस्टेंबर वगैरह आ रहे हैं, पुराने टाइम में होता था, आज भी मिलते हैं दुकान पे, ऐसा नहीं है। जो अफोर्ड नहीं कर पाते डिस्टेंबर वगैरह, वो इससे काम चलाते हैं, गाँव में तो होता भी है आज भी, ठीक है। अब ये बहुत जल्दी रिएक्शन हुई, और इसके बाद अगर मैं ये चूने पानी को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, अब ये दीवारों पे लग गया, दीवारों पे लगने के बाद एटमॉस्फेयर से क्या लेगा, CO2, क्या ले लेगा, CO2, CO2 क्या है, गैस है, ठीक है। अब ये लेने के बाद क्या होगा, CO2 ले लिया, और CO2 लेने के बाद गैस के साथ क्या हुआ, हमारे पास बन गया एक कैल्शियम कार्बोनेट, जो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है भाई, ठीक है। और साथ में क्या निकला, साथ में निकला हमारे पास वाटर, ठीक, जो कि लिक्विड फॉर्म में। क्या बात समझ में आई। ये हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था जो एक्वस फॉर्म में था,
और ये मेरे पास गैस फॉर्म में था। हमने अब ये कहां से लिया भाई, ये हमारे पास दीवारों पे था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये मेरे पास एटमॉस्फेयर से आई CO2 और इसने रिएक्शन करा कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। ये क्या है, तो ये होता है प्रेसिपिटेट। क्या होता है, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट या अवक्षेप बोलते हैं भाई इसे, ठीक है, अवक्षेप बोल देते हैं। ये क्या होता है, सॉलिड होता है। सॉलिड बोल दो तो सॉलिड क्या होगा, नीचे धीरे धीरे इकट्ठा होता रहता है। किसी एक्वस सॉल्यूशन में कोई सॉलिड अगर डिपोजिशन नीचे इकट्ठा होता रहता है उसे हम अवक्षेप या हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ये कैसे कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। इसके बारे में हमने बहुत चीज पढ़ी है भाई, पहले चैप्टर में बहुत चीज पढ़ी। तो ये व्हाइट कलर का हुआ, पानी रिलीज हो गया। अब जो दीवारों पे धीरे धीरे, अब ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है भाई, 2 से 3 दिन। क्या आता है, 2 से 3 दिन लेगा, स्लो प्रोसेस होता है। अब इसी के कारण चमक आती है। क्या आती है, चमक। इसी के कारण चमक आती है, जो दीवारों पर चमक आती है वो धीरे धीरे आती है, किसी के कारण आती है, धीरे धीरे पानी उड़ता रहता है और ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, ये इनसॉल्युबल है। क्या है, इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल पानी में क्या है, इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल है क्योंकि सॉलिड है, तो इनसॉल्युबल तो नहीं होगा। इसी के कारण एक तो चमक आ गई, इतनी बात खत्म हुई। ये तो व्हाइट वॉश हो गया। अब मैं अगर समझाने लग जाऊं कि ये चूने का पानी था। क्या था भाई, चूने का पानी तो था, ये चूने का पानी था। अगर चूने के पानी या लाइम वाटर में अगर कैल्शियम ऑक्साइड, यहां तो नेचुरली हो रहा था, अगर आपने एक किसी बीकर में चूने का पानी लिया और उसमें कैल्शियम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कराई, पास कराई, अब कहां से हो सकता है, चाहो तो आप फूक मार के भी उसमें पास करा सकते हो, क्योंकि आपसे निकलने वाली जो आपके पास एयर है मुंह से, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। अगर आप पास कराओगे तो आपके पास एक सॉलिड क्या निकलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये व्हाइट कलर का होता है। जब व्हाइट कलर का होगा तो वो सॉलिड है और आप फूक मारे जा रहे हो तो पानी में घुलेगा। जब व्हाइट कलर की कोई चीज पानी में घुलेगी तो वो कैसे कलर की होगी, दूधिया कलर की, व्हाइट कलर की हो जाएगी। और इसी के कारण क्या हो जाता है, दूधिया कलर। क्या हो जाता है, दूधिया कलर, दूधिया कलर की हो जाती है, ठीक है। या हम बोल सकते हैं मिल्की व्हाइट, मिल्की व्हाइट कह सकते हैं कि चूने के पानी में अगर कार्बन डाइऑक्साइड पास करा दी जाए तो वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, मिल्की व्हाइट कलर में हो जाती है। इतना सा था, पर मैंने ये पूरा इसलिए कराया क्योंकि आपको इसके साथ साथ एक रिएक्शन दोबारा से याद हो जाए, क्योंकि इतनी बार करा चुका हूं, हर साल पेपर में पूछी जाती है। तो आपका इतना काम था कि भाई अगर हम चूने के पानी में अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कराते हैं तो जो हमारे पास जो कैल्शियम कार्बोनेट जो कि ट्रांसपेरेंट कलर का था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो मिल्की व्हाइट में, दूधिया कलर में बदल जाता है। अगर ऐसा हो जाता है तो समझ लेना क्योंकि निकलने वाली गैस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। दूसरा, अगर यही रिएक्शन आगे चलती रहे, आपने एक बार लिया मुंह से, आपने उसमें कार्बन डाइऑक्साइड देते रहे, ये दूधिया कलर में कन्वर्ट हो गया, फिर भी नहीं मान रहे हो, दे ही जा रहे हो, कंटिन्यू करते जा रहे हो। इसका मतलब एक्सेस मात्रा में अगर CO2 निकल जाती है तो हमारे पास पहले प्रोडक्ट बनाइए। अब इसी में दोबारा से आगे रिएक्शन कर रहा हूं, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड था, ये मेरे पास इसमें पहले वाटर भी था जो कि लिक्विड फॉर्म में था, और मैं दोबारा से क्या कंटिन्यू चल रही है, रिएक्शन रोक ही नहीं रहे, CO2 निकाल रहे हैं। तो निकलने के बाद क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये होता है सोल्यूबल इन वाटर, इन वाटर। इसका मतलब अगर एक बार दूधिया बन गया या तो छोड़ दो, और नहीं छोड़ोगे अगर उसमें दोबारा से मतलब कंटिन्यू डालते रहोगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट में। और ये क्या होता है, ये दोबारा से इनसॉल्युबल हो जाएगा, मतलब सॉल्युबल हो जाएगा वाटर के अंदर, पानी में घुल जाएगा और दोबारा से क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। कहने का मतलब कुल मिलाकर सबका अगर हम समझें तो एक मतलब निकलता है कि भाई अगर आप चूने का पानी लो, चूने का पानी लाइम वाटर लो, उसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करोगे, पास कराओगे, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा मिल्की व्हाइट में या दूधिया कलर में। और अगर ये गैस आपने बंद नहीं करी, देते रहे एक्सेस मात्रा में अगर आपने CO2 रिलीज करी, तो वो दोबारा से जो दूधिया कलर का बना था दोबारा से ट्रांसपेरेंट में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो बन जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट और वो होता है ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ये हम कह सकते हैं सोल्युबल इन वाटर। डन। तो ये चीज थी पूरी। अब आते हैं अपने इस वाले पे, ठीक है। यहां समझते हैं क्या, तो एक बार पढ़ लेते हैं दोबारा से जो हमने समझा है। आगे लिखा भाई व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, अभी समझाता है कैल्शियम क्या बन जाता है, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, तो दूधिया कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन भी समझ लो एक बार। लाइम वाटर इज ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बताया है, विच इज ए बेसिक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो बेसिक है भाई,
ठीक है। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद इट, कैल्शियम कार्बोनेट, बताया कैल्शियम कार्बोनेट ए व्हाइट इनसॉल्युबल सॉलिड इज फॉर्म्ड, दिस व्हाइट प्रेसिपिटेट मेक्स द लाइम वाटर लुक मिल्की। ये सब बता दी मैंने, ठीक है। दूसरा, व्हेन एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इज पास, जब ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड डाल देंगे तो अब क्या होगा, समझ लेते। इफ मोर या एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू द सेम मिल्की सॉल्यूशन, द मिल्कीनेस डिसअपियर, मिल्कीनेस गायब हो जाएगी भाई उसकी। यहां देखोगे तो ये था मेरे पास लाइम वाटर, इसमें अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड डाली तो कैसे कलर में हो गया, दूधिया कलर में, और देते रहे कार्बन डाइऑक्साइड तो दोबारा से क्या होगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी। बात समझ में आया? चलो अब हम पढ़ते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, इसे हम हिंदी में बात करें तो उदासीनीकरण बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है भाई, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसमें क्या होगा कि हमने लिया एसिड, ठीक है, और साथ में हमने बेस ले लिया। अगर रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट निकलेंगे सॉल्ट और साथ में वाटर, ठीक है। ये ध्यान देना, सॉल्ट और वाटर निकलेगा। एग्जांपल लेते हैं, सब ले लेंगे। मैंने लिया एसिड, लिया HCl एक्वस फॉर्म में, डन। मैंने लिया बेस NaOH एक्वस फॉर्म में, ठीक है। रिएक्शन कराई तो क्या बन जाएगा, NaCl एक्वस फॉर्म में, और साथ में क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा H2O, ठीक है। ये बन जाएगा लिक्विड फॉर्म में। ये सब रिएक्शन कैसे निकलेगी हमने अपने पहले चैप्टर में करा दिया है। एक एक चीज कराने की कोशिश करिए भाई। कैसे कराइए भाई, ये अगर मैं देखूं, एक बार फिर बता देता हूं, याद करा देता हूं कि अगर आपको नहीं देखी तो भाई जरूर देख लेना, क्योंकि बार बार कराने से बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है। अब समझ लो, जैसे HCl था, इसमें ये कैटाइन, ये अनाइन, इसमें ये कैटाइन और ये अनाइन, ठीक है। तो कैटाइन अनाइन के साथ मिक्स हो जाएगा और ये इसके साथ मिक्स हो जाएगा, तो हमारे पास देखा भाई Cl किसके साथ है, Na के साथ है, तो NaCl बन जाएगा। अब इसकी देखते हैं, Na पर क्या चार्ज था, +1, क्लोरीन पे क्या चार्ज था, -1। जब चार्ज बराबर होते हैं तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिख दिया। यहां पर देखते हैं, ये अनाइन है और ये कैटाइन है, वो अनाइन किसका, अच्छा यहां पर, अब ये वाला देखा, इसके साथ हो जाएगा ये रहा, ठीक है। अरे रुक जा यार, चलो ये वाला इसके साथ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला वाटर बनेगा। क्यों बना, क्योंकि ये मेरा एस था और यहाँ पर क्या था, OH था, ये दोनों मिल जाएंगे तो वाटर बना देंगे, ये चीज। तो ये सब हमने जो पहली वीडियो डाल रखी है चैप्टर 1 की, सब कुछ बता रखा है कि कहाँ पर ये नीचे आएगा, 2 3 लिखा होता है, कहाँ पर कैसे कैसे रिएक्शन बनेगा। तो प्रोडक्ट को याद करने की जरूरत नहीं है भाई, प्रोडक्ट निकल जाते हैं, निकालना आना चाहिए, वो सब बता रखा है, पुरानी वीडियो देख लेना, आ जाएगा समझ में। क्या बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब इसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण की अभिक्रिया। अच्छा एक बार ये भी देख लेते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के साथ हम ये देख लेते हैं कि इनो के साथ कैसे असर करता है। तो इनो भी क्या है, जब आपके पेट में ज्यादा एसिड होता है ना, एसिड होता है, तो एसिड होने के साथ क्या होता है, एसिड, तो अब एक बार देख लेते हैं इनो के लिए। ये इनो और एंटासिड क्या होते हैं भाई, समझ लेना। तो आपके जब आपने कुछ उल्टा सीधा खा लिया, या आपके कुल मिलाकर आपके एसिडिटी बन गई, जलन हो रही है ना, हार्ट बर्निंग हो रही है, एसिडिटी हो रही है, तब आप क्या लेते हो, इनो लेते हो या एंटासिड के नाम से कोई एक सिरप लोगे जिससे आपको आराम मिल जाता है, तुरंत आराम मिलता है। वो कैसे मिलता है समझ लेते हैं, मैं इसे मिटा देता हूं और अब समझ लेते हैं इसके बारे में। जैसे कोई भी इनो लोगे तो इनो के अंदर मोस्टली क्या मिलता है भाई, समझना। इनो के अंदर मिलता है या तो सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है, ठीक है, या आपके पास, हमारे पास मिलता है सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट भी कुछ हद में मिलता है, सोडियम कार्बोनेट भी कुछ हद में मिलता है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट, ठीक, सोडियम कार्बोनेट मिलता है। अब ये मिलता है तो दो तरह की रिएक्शन होती है, एक तो जब हम इनो का पैकेट फाड़ते हैं और पानी के गिलास में डालते हैं, ठीक है। तो पानी में मिलने के बाद क्या होगा, मान लो सोडियम बाइकार्बोनेट
जो कि अब पानी में डल गया तो एक्वस फॉर्म में हो जाएगा। दूसरा सिट्रिक एसिड, ये भी पानी में डाल दिया तो एक्वस फॉर्म में हो जाएगा। अब रिएक्शन कैसे होगी, ठीक है, रिएक्शन होगी तो इसे मैं मिटा देता हूँ, इसे थोड़ी देर के लिए मिटा दूं, चलो ये लो, समझ लो। यहां पर हमारे पास, अब गौर से देखोगे तो ये क्या है, ये मेरे पास है एसिड है, क्या है, एसिड है। और ये क्या है, ये एक्चुअली में सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी को हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। इसी को हम बेकिंग सोडा भी नाम से जानते हैं, ठीक है। एक्चुअली में है क्या, मेटल बाइकार्बोनेट, क्या है, मेटल बाइकार्बोनेट। मेटल बाइकार्बोनेट, ठीक है, मेटल बाइकार्बोनेट है भाई। तो मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन समझना, थोड़ी देर पहले समझा था, क्या समझा था, ध्यान करना। ये रहा भाई, क्या समझा था कि भाई किसी एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट बाइकार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और CO2 बनेगा, नहीं बनेगा। तो वही चीज यहां पर भी है भाई, कि अगर हमने एक एसिड लिया मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराया तो क्या बनेगा, एक तो सॉल्ट बनेगा, एक हमारे पास क्या बनेगा, वाटर बनेगा, एक हमारे पास क्या बनेगा, CO2 गैस बनेगी, ठीक है। ये सॉल्ट कौन सा बनेगा, ये सॉल्ट बनेगा सोडियम सिट्रेट C6H5 और O7, ये एक्वस फॉर्म में बनेगा। और साथ में इसको नाम क्या होता है, इसका नाम होता है सोडियम सिट्रेट, क्या पड़ेगा, सोडियम सिट्रेट, ठीक है। ये रहा मेरे पास सॉल्ट, ये सॉल्ट है, बात समझ में आई है। अब ये CO2 निकलती है ना, जब पानी में डालते हो आप इनो को तो क्या होता है, उसमें बहुत सारे बबल्स निकल रहे होते हैं, जो झाग निकल रहे हैं, फिजिंग, वो यही होती है। पहले तो ये रिएक्शन होगी पानी के गिलास में डालने, अब अगर यही रिएक्शन आप अगर पेट के अंदर चली जाए तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट ये हमारे पेट में चली गई तो पेट में क्या था, HCl था, HCl था, रिएक्शन होगा तो क्या हो जाएगा भाई, यहां पर भी क्या बना देगा, एक सॉल्ट बना देगा, साथ में वाटर बना देगा और साथ में हमारे पास CO2 गैस निकल जाएगी। और इसी के कारण डकार डकार से हमारे अंदर गैस निकल जाती है बाहर और हमें आराम मिल जाता है, क्योंकि हमारे पास रिएक्शन हो रही है, कौन सी, न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन हो रही है। तो एसिड को खत्म करने के लिए क्या, क्योंकि एसिड बना है तो बेसिक नेचर का, तो आप चाहो तो इनो ले लो, चाहे आपने बेकिंग सोडा पता चल गया है पानी में घोलो उसे पी जाओ, तब भी आपको एसिडिटी से छुटकारा मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलो एक चीज देख लेते हैं यहाँ पर, अब देखते हैं हम मेटल के ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन। चलो लेते हैं भाई, HCl ले लिया मैंने, ये क्या है, एक्वस फॉर्म में है। मैंने लिया कॉपर ऑक्साइड, सॉलिड फॉर्म में, रिएक्शन कराया। अच्छा ये कॉपर ऑक्साइड कॉपर पे दो वैलेंसी होती है, दो वैलेंसीज मतलब है दो, या तो प्लस का 1 होगा या +2 होगा। तो यहां पर 2 यूज करा गया, इसलिए हम इसे बोल सकते हैं कॉपर 2 ऑक्साइड, क्या बोल सकते हैं, कॉपर 2 ऑक्साइड, ठीक है, कॉपर 2 ऑक्साइड बोल सकते हैं। अब रिएक्शन होगा, ध्यान देना, ये मेरे पास प्लस का, ये मेरे पास माइनस का, ये मेरे पास प्लस का, ये मेरे पास माइनस का, तो प्लस वाला माइनस के साथ और ये माइनस प्लस के साथ, तो प्लस वाला माइनस के साथ जाएगा तो यहाँ पर क्या H और ये जाएगा O, ठीक है। यहाँ पर ये जाएगा कॉपर और ये इस क्लोरीन के साथ तो बन जाएगा कॉपर क्लोराइड। अब कॉपर पे चार्ज 2 है, क्लोरीन पे 1 चार्ज होता है, जब अलग अलग चार्ज होते हैं तो मैंने बताया था ऐसे कर दो, इधर घुमा दो, ये सब मैंने बता रखा है, फिर बता रहा हूँ, ये हमने पहले ही वीडियो में, पहले चैप्टर की वीडियोज में बार बार बता रखा है, तो चीजें रटने की जरूरत नहीं है भाई। ये एक्वस फॉर्म में हो जाएगा, साथ में क्या निकलेगा भाई, ये मेरे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर ही बना देंगे H2O लिक्विड में, ठीक है। अब एक बार गौर से देखना कि सर जी ये मेरे पास निकला है वाटर और ये मेरे पास निकला है क्या, सॉल्ट। अब सॉल्ट कैसे बना है, कब हम सॉल्ट बोलेंगे, वो चीज हम समझेंगे सॉल्ट वाले सेक्शन में। अभी फिलहाल सॉल्ट समझ लेना, ठीक है, अभी समझ लेना सॉल्ट है, पर सॉल्ट कब बनता है, कैसे बनता है, वो हम पढ़ेंगे जब, अभी एसिड चल रहा है ना, फिर बेसिस के आएंगे, बेसिस को पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम सॉल्ट को। तो सॉल्ट में समझा दूंगा सॉल्ट कब बनता है या कौन सा चीज लिखी होगी, तब हम सॉल्ट बोल देंगे ऐसे, ठीक है। अभी सॉल्ट थोड़ी देर पहले देखते हैं, तो अभी सर यहां पर भी था, यहां पर भी तो सॉल्ट और वाटर बना है, सॉल्ट और वाटर बना है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोली गई, ठीक है। यहां पर सॉल्ट और वाटर बना है तो ये भी तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन चाहिए। अच्छा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनती कब है, जब एसिड का रिएक्शन होता है बेस के साथ,
तो अगर हमारे पास एक एसिड और बेस है, जैसे यहां पर था, ये एसिड था और ये बेस था, रिएक्शन हुआ, तो यहां पर भी तो एसिड बेस होना चाहिए। इसका मतलब एसिड तो ये समझ में आता है, ये एसिड है, इसका मतलब ये वाला क्या होना चाहिए, बेस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सर बात तो सही है, क्योंकि अगर सॉल्ट और वाटर बन रहा है, और सॉल्ट वाटर कब बनेगा, जब एसिड और बेस होगा, क्योंकि मैंने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में देखा है। तो इसका मतलब सॉल्ट और वाटर बनना चाहिए, वो सॉल्ट और वाटर बनेगा तो एसिड और बेस होना चाहिए। तो अगर ये एसिड कंफर्म हो गया तो ये भी बेस है, कंफर्म हो जाना चाहिए। अगर इससे एक चीज समझ में आई कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, वो बेसिक नेचर के होते हैं। किसके नेचर के होते हैं भाई? बेसिक नेचर के, ध्यान देना, बेसिक इन नेचर, ठीक है। तो क्षार प्रवृत्ति के होते हैं। तो मेटल के ऑक्साइड, धातु के जो ऑक्साइड्स होंगे वो कैसे होंगे? क्षार प्रकृति के होंगे, ठीक है। तो यहां से ये समझ में आ गया। अब कुछ आप देख रहे होंगे भाई, ये एक लड़के को मधुमक्खी खा गई है, क्या दे रही मधुमक्खी, ये मधुमक्खी खा गई है, और कुछ देर बाद ये गिरा, इसने निकाली वो आपका क्या बोलते हैं, चाबी, चाबी से वो रगड़ रहा है, वो ठीक हो गया, देखो स्माइल आ गई। अब बात आती है कि ये चाबी से क्यों रगड़ा गया। अगर आप गौर से देखो तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को समझते हैं भाई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उसको कैसे समझते हैं? जैसे ये मधुमक्खी जो है, मधुमक्खी हनी बी, हमने पहले समझा था जब हमने एसिड्स के सोर्स को पढ़ा था, तो याद करो हमने क्या पढ़ा था, हनी से क्या निकलता है, हनी बी से, या मधुमक्खी कहां पाई जाती थी? फार्म से, फार्म हाउस में। फार्म से क्या बनता? फॉर्मिक एसिड। तो क्या था? फॉर्मिक एसिड। क्या है? फॉर्मिक एसिड। तो एसिड है, मधुमक्खी ने खाया तो एसिड। अब एसिड के असर को खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करनी पड़ेगी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा? एसिड के साथ आप बेस को मिला दो। अगर बेस मिला दोगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी और इसका असर खत्म हो जाएगा। एसिड के रिएक्शन को बेस खत्म कर देगा, ये रिएक्शन को ही बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर खत्म करना है तो कैसे करेंगे भाई, समझ लो। ये बता दो, फिलहाल बता देता हूं भाई। अब यहां पर था फॉर्मिक एसिड, अब फॉर्मिक एसिड को खत्म करना है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पता चला कि मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं भाई, मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। होते नहीं भाई, होते बेसिक नेचर के होते हैं। यहां पर था एसिड, था एसिड था, और अब इसको खत्म करना है या न्यूट्रलाइज करना है तो आपको बेसिक नेचर का लेना पड़ेगा, बेस लेना पड़ेगा। और बेस कैसा? क्योंकि मेटल के ऑक्साइड बेस होते हैं, तो ये भी चाबी तो लोहे की थी, लोहा तो मेटल होता है ना। अब ऑक्साइड कैसे बनते हैं? किसी मेटल को अगर हवा में रख दो तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है? ऑक्साइड बना लेता है। तो इसका मतलब ये चाबी में क्या होगा? मेटल का ऑक्साइड होगा। मेटल का ऑक्साइड है तो बेसिक नेचर का होगा। अब बेसिक नेचर का है तो इसका मतलब रिएक्शन क्या हो जाएगी? न्यूट्रलाइज हो जाएगी। और न्यूट्रलाइज होने से क्या होगा? दर्द खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, मधुमक्खी के बारे में बता दो तो मधुमक्खी भाई डंक मारने शौक से नहीं मारती, वो जब डरती है ना तब मारती है, उसे जान का खतरा होता है तब मारती है। क्योंकि मधुमक्खी का जो डंक होता है ना भाई, मान लो ये मधुमक्खी है, ठीक है, समझ लेना, ये मधुमक्खी का डंक होगा ना, ये कांटेदार होता है भाई। अगर स्किन में एक बार चला गया तो जब ये मधुमक्खी से निकालेगी ना तो कांटेदार, क्योंकि स्किन के जो हमारे पास टिश्यूज होते हैं उनमें फंस जाता है, और जब निकालती है ना, कोशिश निकालने की करती है, उड़ने की, लेकिन ये निकाल नहीं पाती, कांटेदार है, स्किन में फंस जाता है। और स्किन में फंसने के बाद इसके जो डंक है, स्टिंग है, वो आपकी स्किन में रह जाता है। और निकलते समय, क्योंकि जब ये निकलता है तो इसके साथ इसका डाइजेस्टिव ट्रैक है, इस डंक के साथ, इस स्टिंग के साथ वो भी निकल जाता है, और बहुत सारे आपके स्टमक में से जो बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं वो भी बाहर निकल जाते हैं। और एक बार डंक मारने के बाद कुछ देर बाद ही मधुमक्खी मर जाती है। तो मधुमक्खी एक बार डंक मारने के बाद मर जाती है, तो वो जानबूझ के नहीं मारती, उसे पता है कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन जान का खतरा है, बेचारी बचाने के डिफेंस के चक्कर में आपको खाने की कोशिश करती है, और इस तरह से खुद भी मर जाती है, ठीक है। तो इसके डंक में क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है और मेलेटिन होती है। फॉर्मिक और मेलेटिन दो तरह के केमिकल होते हैं। क्या होता है? फॉर्मिक होता है, एक मेलेटिन होता है, ठीक है। ये होते हैं, और ये आपके बॉडी में क्या, हिस्टामिन रिलीज कर देते हैं। हिस्टामाइन रिलीज कर देते हैं, ये केमिकल रिलीज करते हैं, जिसके कारण आपको जो रेडनेस है, जो लाल कलर है, सूजन है, स्वेलिंग है, वो आपकी हो जाती है। तो समझ लेना, मधुमक्खी बेचारे, मधुमक्खी को ऐसे नहीं है, वो अपनी जान के साथ खेल जाती है। अच्छा, दूसरा, एक वास्प होता है, मैंने बोला ना एक हनी भी होता है, एक वास्प होता है। ये वास्प क्या है? ये ततैया होता है भाई, ततैया होता है, ठीक है, ये ततैया होता है। अब ये गलती मत कर देना कि भाई मधुमक्खी खा गई तो आपने
आपने क्या चाबी रगड़ ली या लोहे के किसी पार्ट से रगड़ दिया तो आपको महसूस होगा, या ठीक हो जाओगे, मतलब अच्छा महसूस होगा, जलन वलन थोड़ी कम हो जाएगी। या आपने अपने वो ले लिया, बेकिंग सोडा ले लिया, वो भी बेसिक होता है, उसे रगड़ लिया तब भी ठीक हो जाओगे। लेकिन अगर ततैया खा गई और आपने अगर ये रगड़ा, बेसिक क्या बोलते हैं, या तो खाना सोडा रगड़ लिया या हम कह सकते हैं आपने लोहा रगड़ा, तब आपको दर्द में आराम नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इसके अंदर तो एसिड होता है, लेकिन ततैया के अंदर बेसिक होता है भाई। क्या होता है? बेसिक। ये इनके अंदर बेसिक होता है, ठीक है। अल्कलाइन या बेसिक होता है, जिसके कारण अब बेसिक ये होता है अपना मेटल ऑक्साइड, वो भी बेसिक रगड़ा, तो बेसिक से बेसिक नहीं कटेगा, न्यूट्रलाइज नहीं होगा, उसके लिए आपको एसिड रगड़ना पड़ेगा। एसिड मतलब कि नींबू ले लो, नींबू को रगड़ोगे तो आपका दर्द ठीक हो जाएगा। अगर सब कुछ ठीक ठाक समझ में आ गया तो ठीक है, बाकी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट में जरूर करना। तो आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा क्या है इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, क्या क्या चीजें होते हैं, क्या क्या फंडामेंटल्स होते हैं, वो हमने सब समझ लिए। नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे बढ़ाएंगे और देखते हैं। जब तक मस्त रहो, खुश रहो, पढ़ते रहो और खेलते रहो यार।